नमस्कार। कहानी संसार में आज प्रस्तुत है महिला कथा लेखिका अंजू शर्मा की लिखी कहानी समय रेखा। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। 6 बजने में आधा घंटा बाकी है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। पिक्चर निकल जाएगी जाने मन। मानव ने एकाएक पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए जोर से हिला दिया। बचपन से उसकी आदत थी, मैं जब जब क्षितिज को देखते हुए अपने ही ख्यालों में डूबी कहीं खो जाती, वह ऐसे ही मुझे अपनी दुनिया में लौटा लाता। उसका मुझे जाने मन कहना या बाहों में भरकर मेरा गाल चूम लेना किसी के मन में भी भ्रम उत्पन्न कर सकता था कि वो मेरा प्रेमी है। मेरी अपनी एक काल्पनिक दुनिया थी जिसमें खो जाने के लिए मैं हर पल बेताब रहती। ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में जब पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होने लगतीं, शाम दबे पांव उस प्रेमिका की तरह मेरी बालकनी के मनी प्लांट्स को सहलाने लगती, जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए हर सजीव निर्जीव शय को अपनी प्रतीक्षा में शामिल करना चाहती है। ऐसी शामों के धुंधलकों में मुझे खो जाने देने से बचाने की कवायद में तमाम बचकानी हरकतें करता वह मेरे आंचल का एक सिरा थामे हुए ठीक मेरे पीछे रहता। ऐसा नहीं था कि यह उसकी अनधिकार चेष्टा मात्र थी। कभी मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो मुस्कुराती, तो कभी कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए ऐतराज जताती। पर आज तंद्र भंग होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाओ न मनु, आज मेरा मन नहीं है। मैंने नीम मदहोशी में फिर से अपनी दुनिया में लौट जाने के ख्याल से दहलीज से ही उसे लौटा देना चाहा। मेरी आवाज़ में छाई मदहोशी से उसका पुराना परिचय था। तुम्हारे मन के भरोसे रहूँगा तो कुंवारा रह जाऊँगा जाने मन। उसने फिर से मुझे दहलीज के उस ओर खींच लाने का प्रयास किया। शट अप मनु, जाओ अभी। मैंने लगभग झुंझलाते अपनी दुनिया का दरवाज़ा ठीक उसके मुंह पर बंद करने की एक और कोशिश की, और इस बार झुंझलाने में कृत्रिमता का तनिक भी अंश नहीं था। सचमुच पिक्चर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। यूं भी मानो कि पसंद की ये चलताऊं फिल्में मुझे रास कहाँ आती थीं। वो मुझे निरा अल्हड़ किशोर नजर आता, जिसकी बचकानी हरकतें कभी होठों पर मुस्कान बिखेर देती तो कभी खींच पैदा करती। ये और बात है कि हम उम्र थे। उसकी शरारतें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा थीं, किताबों, सपनों और माँ की तरह। उठो अवनी, तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उसने कोशिशें बंद करना सीखा ही कहाँ था। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने झटके से उसकी बाह पकड़ी और खुद को उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए जोर से कहते सुना, जाओ मानो, सुना नहीं तुमने? नहीं जाना है मुझे कहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ प्लीज। उसे ऐसी आशा नहीं थी। मैंने पहले कभी ऐसा किया भी तो नहीं था। मेरी लरजती आवाज़ की दिशा में ताकता वह चुपचाप कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अजीब बात थी कि उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल चाह रहा था कि बाहों में भरकर छीन ले मुझे इस मदहोशी से, पर वह चला गया और मैं रफ्ता रफ्ता एक गहरी खामोशी में डूबती चली गई। कभी कभी लगता है कि हम दोनों एक समय रेखा पर खड़े हैं। मैं 25 पर खड़ी हूँ और अनिरुद्ध 45 पर। मैं हर कदम पर 1 साल गिनते हुए अनिरुद्ध की ओर बढ़ रही हूँ और वे एक एक कदम गिनते हुए मेरी दिशा की ओर उल्टे लौट रहे हैं। ठीक 10 कदमों के बाद हम दोनों साथ खड़े हैं। कहीं कोई फर्क नहीं अब, न समय का न ही आयु का। इस खेल का मैं मन ही मन भरपूर आनंद लेती हूँ। काश कि असल जीवन में ये फ़र्क ऐसे ही 10 कदमों में ख़त्म हो जाता, पर मैं तो जाने कब से चली जा रही हूँ और ये फ़र्क है कि मिटता ही नहीं। कभी कभी 20 साल का ये फासला इतना लंबा प्रतीत होता है कि लगता है मेरा पूरा जन्म इस फासले को तय करने में ही बीत जाएगा। मार्था शरारत से मुस्कुराते हुए बताती है, मार्क ट्वेन ने कहा था, उम्र कोई विषय होने की बजाय दिमाग की उपज है। अगर आप इस पर ज़्यादा सोचते हैं तो यह मायने भी नहीं रखती। मैं खिलखिलाकर हंस देती हूँ। हंसी के उजले फूल पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। मार्था भी ना, गोर्की की एक कहानी के पात्र निकोलाई पेत्रोविच की तरह जाने कहाँ कहाँ से ऐसे कोट ढूंढ लाती है। शायद यही वे क्षण होते हैं जब मैं खुलकर हंसती हूँ।
घर में तो हमेशा एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। उस चुप्पी के आवरण में मेरी उम्र जैसे कुछ और बढ़ जाती है। तब मैं और मेरी मुस्कान दोनों जैसे मुरझा से जाते हैं। 25 की उम्र में अपने ही सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ ज़्यादा बड़ी हूँ और 45 की उम्र में अनिरुद्ध कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक है। अपनी किताबों पर बात करते हुए वे अक्सर उम्र के उस पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं जब वे मुझे बेहद करीब लगते हैं। उनकी आंखों की चमक और उत्साह की रोशनी में ये फासला मालूम नहीं कहाँ खो जाता है। मुझे लगता है जब वो मेरे साथ होते हैं तब हम होते हैं। उम्र के उन सालों का अंतर तो मुझे लोगों के चेहरों, विद्रूप मुस्कानों और माँ की चिंताओं में ही नजर आता है। उफ, मैं चाहती हूँ ये चेहरे ओझल हो जाएं। मैं नज़र घुमाकर इनकी जद से दूर निकल जाती हूँ। पर माँ, बचपन में माँ ने किताबों से दोस्ती करा दी थी। माँ की पीएचडी और मेरा प्राइमरी स्कूल। किताबों का सास हम दोनों को घेरे लेता। माँ अपने स्कूल से लौटते ही मुझे खाना खिलाकर अपना काम निपटा शाम को किताबों में खो जाती और मुझे भी कोई कहानियों की किताब थमा देती। किताबों ने ही अनिरुद्ध से मिलाया था। लाइब्रेरी के कोने में अक्सर वे किताबें लिए बैठे मिलते थे। एक संदर्भ पर दुनिया जहान की किताबें निकाल निकाल थमा देते। मेरे शोध में मुझे जो मदद चाहिए थी वह उनसे मिली। फिर पता ही नहीं चला कब वे मेरी दुनिया में प्रवेश पा गए। जहाँ मैं थी, सपने थे, किताबें थीं, अब अनिरुद्ध थे। उनसे जुड़ी तमाम फैंटेसियाँ थीं। वो लाइब्रेरी में मुझे किसी पन्ने को थामे कुछ समझा रहे होते और मैं उनके कंधे पर सर रखे एक पहाड़ी सड़क पर धीमे धीमे चल रही होती। अब मैं सोते जागते हर पल अनिरुद्ध साथ रहने को मजबूर थी। मेरे कल्पना लोक का विस्तार मेरी नींदों के क्षेत्र में भी अतिक्रमण कर चुका था। मार्था के पास इससे संबंधित कोट भी हैं। वह गंभीर मुद्रा में दीवार ताकते हुए कहती है, फ्रायड के अनुसार स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती। वह कहती है, स्वप्न हमारी इच्छा का ही सृजन होते हैं और गहन इच्छाओं का परिणाम। मन एक और संसार गढ़ता है। हम स्वप्न संसार के पात्र होते हैं। स्वप्न संसार मज़ेदार हैं। अवन, कभी खूबसूरत वन, उपवन, कभी सूखे पेड़, कभी मीलों तक फैली खामोशियाँ, तो कभी कोलाहल से भरे कह कहे। मैं एक सोच का सिरा थाम रही हूँ। वे कौन सी इच्छाएं रही होंगी जिन्होंने मेरे और अनिरुद्ध के बीच पसरे तमाम सालों के सफ़र पर जाना तय किया होगा। मेरी विदुषी सहेली के पास इसका उत्तर भी है। वह कहती है, मैं अनिरुद्ध में अपने पिता को ढूंढती हूँ जिन्हें मैंने अपने जन्म से पहले ही खो दिया था। माँ ने अकेले माँ से पिता बनते हुए पिता की गंभीरता, उनकी कठोरता को ओढ़ लेना चाहा, जिसकी कोशिश में उनके हाथों से कब वात्सल्य की कोमलता फिसलती गई वे ये भी न जान सकी। वे न पूरी माँ बन पाई न ही पिता। उनके भीतर सदा एक द्वंद्व चलता रहा। उनके भीतर की माँ कभी पिता पर हावी हो जाती और कभी पिता माँ पर। इन दोनों में संतुलन बैठाने की कोशिश में निढाल हुई माँ को किताबों में निजात मिलती। रबिश, तुम कुछ भी बोलती हो मार्था। नहीं अवन, यह सच है। अनिरुद्ध सर का साथ और स्नेह तुम्हारे अधूरेपन को पूरा करता है। तुम्हारे अवचेतन में कहीं न कहीं पिता की कमी रही जो तुम्हें उनके साथ में निहित दिखती है। इस मई दिसंबर रोमांस में यही सबसे बड़ी रीजनिंग है अवन। और मानो, कहो न मार्था, तब मानो का मेरे जीवन में क्या स्थान है। वह तुम्हारे भीतर की स्त्री को संतुष्ट करता है जिसे स्नेह नहीं प्रेम चाहिए। देह की अपनी भाषाएं हैं अवन और अपनी इच्छाएं, राग, रंग, स्पर्श, छुअन, चुंबन, मनुहार और भी बहुत कुछ। उफ, बस करो, तुम्हारा फ्रायड मुझे जरा भी नहीं भाता। मार्था जा रही है और मैं लौट रही हूँ, इस बार राग, रंग, स्पर्श, छुअन, चुंबन, मनुहार की दुनिया में। बालकनी में ठंडी हवा के झोंके में सिमटते हुए याद आया, 2 दिन से न मानव आया न ही उसका फोन। उस शाम मुझे एक फालतू की बचकानी पिक्चर देखनी पड़ी। बड़े से मैदान में 50 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ पीटी करते मानव के नायक नायिका जाने किस दुनिया के बाशिंदे थे। उनके पास बारिश में भीगती नायिका थी, 20 गुंडों से ढिशुम ढिशुम करता नायक था, फूहड़ कॉमेडी वाले सीन थे और मेरे पास था उसका स्पर्श। कल लाइब्रेरी जाकर मैं भी मार्था के फ्रायड को एक बार पढ़ने को सोच रही थी, पर बिना मार्था को बताए।
कॉफ़ी टेबल दूसरी ओर बैठे अनिरुद्ध आज बहुत दूर नजर आ रहे थे। उन्हें 15 दिन के लिए विदेश जाना था। अपनी इस यात्रा को लेकर वे बहुत उत्साहित थे। विदेश में उनकी किताब के विदेशी अनुवाद से संबंधित था यह कार्यक्रम। किताबों के अतिरिक्त बहुत कम बोलने वाले अनिरुद्ध आज धारा प्रवाह बात कर रहे थे। उनकी किताब, उनका उत्साह, उनकी योजनाएं, विदेशी प्रशंसक, उनके आयोजक और मैं कहाँ हूँ अनिरुद्ध? अजीब सा मन था मेरा उस दिन। अनिरुद्ध के दूर जाने की कल्पना बेचैन किए हुए थी। मार्था के शब्द जैसे मेरे चारों ओर एक कोलाज बना रहे थे। राग, रंग, स्पर्श, छुअन, चुंबन, मनुहार और बहुत कुछ। देह की भाषा सुनने की कोशिश में मैंने अनायास ही उनका हाथ थामना चाहा। उन्होंने चारों ओर देखते हुए एकाएक उसे झटक दिया। वी हैव अवन, क्या हुआ तुम्हें? बच्ची मत बनो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह पहला अवसर था जब मैं भूल गई थी कि हम शहर के एक व्यस्ततम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैं सदा देह की भाषा भूलती आई थी। मार्था कहती है, देह की अपनी भाषा है और अपनी इच्छाएं। अनिरुद्ध ने तो दुनिया जहान की किताबें पढ़ी हैं, क्या उन्हें देह की भाषा पढ़नी नहीं आती? उन्होंने कितने शब्दों को आकार दिया, पर कुछ शब्द अभी भी उनसे छूट गए और मैं उन्हीं शब्दों को पैरहन बनाकर ओढ़ लेना चाहती हूँ। मुझे याद है अभी तक वह शाम कितने करीब थे हम, इतना करीब कि उनके कंधे पर सर रखे मैं उनकी देह के स्पंदन को अपनी देह में स्थानांतरित होता महसूस कर पा रही थी। वे मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। पता नहीं क्यों उन जर्द आंखों में मुझे राग, रंग, स्पर्श, छुअन, चुंबन, मनुहार और भी बहुत कुछ दिखने लगा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। मैंने होले से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी सांसें मानो थम सी गईं। उनकी सांसों की थिरकन से मैंने जाना मेरे करीब आते हुए वे झुके। कांपते हाथों से उन्होंने मेरे चेहरे को थामना चाहा, फिर रुक गए। मेरे माथे पर एक हल्का सा स्पर्श हुआ और मेरी आंखें खुलने से पहले ही वे कमरे से बाहर चले गए। कल अनिरुद्ध की फ्लाइट थी। उनके जाने के बाद मैं कब से बालकनी में बैठी उनके बारे में सोच रही हूँ। जहाँ एक और अनिरुद्ध की मैच्योरिटी, उनकी गंभीरता, उनका संतुलित व्यवहार मुझे खींचता करता है, जिसे मैं अपने आसपास के लोगों में देखने को तरस जाती हूँ, वहीं अनिरुद्ध को कभी कभी मुझ पे बचपना नजर आता है। नज़र घुमाती हूँ तो वही कुछ दूर मानव है। उसकी हरकतें, उसका अतिरिक्त उत्साह, चीज़ों और बातों को गंभीरता से न लेने की उसकी आदतें बचकानी लगती हैं। उसके लिए जीवन सेलिब्रेशन है, मस्ती है, नशा है, जिसे वह मेरा हाथ थामकर जी भरकर जी लेना चाहता है। वह मुझे ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर पाता है, बिल्कुल अलग और काफ़ी हद तक बोरिंग। तब वह क्या है जो मुझे अनिरुद्ध से और मानव को मुझसे बांधे रखता है? अपनी स्थिति को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बचपन से ही जिस गंभीरता के आवरण से लिपटी हुई हूँ, जाने क्यों कभी कभी किन्हीं खास क्षणों में छींचने लगता है। मैं उसे उतार फेंकना चाहती हूँ, जोर से खिलखिलाकर हंसना चाहती हूँ, अपने बाहें फैलाकर किसी को पुकारना चाहती हूँ। कौन होगा जिसने प्रेम नहीं किया होगा? लोग जाने कितने कारणों से प्रेम में पड़ते हैं, पर ये सच है, सभी को बदले में प्रेम ही चाहिए होता है। उतना ही प्रेम, वैसा ही प्रेम, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज मैं फिर समय रेखा पर हूँ। पता नहीं क्यों इस बार समय रेखा पर हम तीनों थे। 25 पर मानव, उससे 10 कदम दूर 35 पर मैं और मुझसे 10 कदम दूर 45 पर अनिरुद्ध खड़े थे। मुझे 10 कदम बढ़ाने थे, पर किस दिशा में? मुझे मानव की ओर लौटना था या अनिरुद्ध की ओर बढ़ना था? देह की भाषा सुननी थी या मन की आवाज़? वही कुछ दूर माँ खड़ी है, ठीक मेरे कदमों पर नज़र गड़ाए। मेरे कदम डगमगा रहे हैं। मैं गिरना नहीं चाहती। ओह, मुझे थाम लो माँ। मानव के जन्मदिन पर इस बार मैंने कुछ किताबें दी हैं। वह रैपर खोलता हुआ हैरानी से मेरी ओर देख रहा है। उसे उस पैकेट में मनपसंद ब्रांड की शर्ट, बूट, उसका फेवरेट परफ्यूम, उसके तस्वीर से सजा कॉफ़ी मग, पसंद का म्यूजिक एल्बम या ऐसा ही कुछ पाने की उम्मीद रही होगी। मैंने उदासी से किताबें उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दी। क्या हुआ है मुझे? कभी मन चाहता है मानो मेरे साथ लाइब्रेरी में वक्त बिताए या हम दोनों बालकनी में बैठकर खामोश सिम्फनी सुने, और कभी चाहती हूँ अनिरुद्ध पीछे से आकर अचानक मुझे बाहों में भींचते हुए जाने मन कहे और मेरा गाल चूम ले। कल अनिरुद्ध की मेल आई थी।
वे अब जर्मनी से लंदन चले गए हैं। बालकनी में तेज बर्फीली हवा चल रही है। मनी प्लांट अब कांप रहे हैं। मैं गोवा गई मार्था से पूछना चाहती हूँ, पूछो अपने फ्रायड से, स्वप्न नहीं सपनों की दुनिया के मुहाने पर खड़े इंसान के लिए कौन सा रास्ता बचा है। तुम्हारे फ्रायड का लिविडो अधूरा है मार्था। उन सपनों का क्या जो पूरे होने के लिए बने हैं। यही मन आज आकांक्षा, इच्छा की सीमा के पार जाकर भविष्य के भी दृश्य देखना चाहता है। उनमें अपनी इच्छाओं की स्थापना देखना चाहता है, सपनों की पैड़त चाहता है। तुमने ही तो कहा था, मन तो काल के भीतर है ना। वह काल के तीनों आयामों में आवाजाही करता है। भूत में जाता है तो स्मृति, और भविष्य में जाता है तो आकांक्षा। मैं स्मृतियों को जीते हुए ऊबने लगी हूँ मार्था। अब स्मृतियों को नहीं, सपनों को नहीं, अपनी आकांक्षाओं को जीना चाहती हूँ, भरपूर जीना चाहती हूँ। मेरे पास स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ हैं और आकांक्षाओं के सिरे छूटने लगे हैं। अपने आज के इस आधे अधूरे सच को लेकर मैं किसके पास जाऊँ। मार्था के भेजे कुछ रोते हुए उदास स्माइली मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर चमक कर मुझे मुँह चिढ़ा रहे हैं। मेरी दुविधा का उत्तर शायद उनके पास भी नहीं। रात पता नहीं कल कब आंखें बंद हो गईं। सुबह माथे पर गीले से ठंडे स्पर्श से आंख खुली तो पाया मेरा सिर बुखार से तप रहा है। मानो मेरे सिर पर गीली पट्टी रख रहा है और माँ नाश्ते की ट्रे और दवा लिए खड़ी है। मैं समझ गई थी माँ ने ही मानो को कॉल किया होगा और वह कुछ मिनटों में ही ऑफिस की बजाय यहाँ आया होगा। अब माँ आश्वस्त है। मानो के इशारे पर मुझे उसकी देखरेख में छोड़कर वे स्कूल जा रही हैं। उनके साथ मैं ही मानो के भीतर के उस बच्चे को भी जाता देख रही हूँ। उसके हाथ से नाश्ता खाते हुए मैं एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटा रही हूँ। थर्मामीटर ट्रे में रखकर मानो ने मुझे दवा दी, नैपकिन से मुंह साफ किया और हाथ के सहारे बिस्तर पर लिटा दिया और हौले से मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है। अब ये जो मेरे हाथ में है, यह मानव का हाथ नहीं, स्मृतियां हैं, सपने भी नहीं, मेरी आकांक्षाओं के सिरे हैं। मैंने उन्हें कसकर थाम लिया है। आज समय रेखा पर मेरे पांव डगमगा नहीं रहे हैं। मैं आंखें बंद कर 10 कदम गिन रही हूँ और जानती हूँ वे किस दिशा में होंगे। तो ये थी अंजू शर्मा की लिखी कहानी समय रेखा कि एक युवती किस तरह 2 पार्टों के बीच में अपने को पा रही है। वो समय रेखा को समाप्त करना चाहती है। अपने से 10 वर्ष कम उम्र के प्रेमी और अपने से 10 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर के बीच वो ये समझौता नहीं कर पा रही थी कि वो किसकी तरफ जाए, लेकिन अंत में वो निश्चय कर लेती है कि उसे किसकी तरफ जाना है। उसके लिए आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।